ठीक है दया, सुबह से घूमते घूमते बहुत थक गई हूँ, सो जाए, उसने आंखें मसलते हुए कहा। मनी मन आदि ने उसे धूर्त कहकर सोचा और उसकी तरफ देखने लगा। उसकी मासूमियत देखकर उसे उस पर तरस आ रहा था और अपनी इच्छाओं को भीतर ही दबाए हुए वो बस उसे देखता रहा। ठीक है, जाओ सो जाओ, कहकर उसने करवट ली और बिस्तर ठीक करने लगा। फिर एक बार उसे देखा, लेकिन वो तो फिर से गुस्से में आदि को घूरने लगी। अब क्या कर दिया मैंने? आदि उलझन में उससे पूछ बैठा। क्यों क्यों घूर रही हो ऐसे? अभी अभी तो मैंने कहा था कि मुझसे पहले की तरह हक से बात किया कीजिए, मुझे खुद से दूर मत किया करो। हाँ तो क्या? हाँ तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? तुमने कहा कि नींद आ रही है तो मैंने सोने के लिए कहा, इसमें क्या गलत है? इस झगड़े से पहले जब भी मैं कहती थी कि मुझे नींद आ रही है, तब आप मुझे यूं ही सोने देते थे क्या? लेकिन अब तो आप बिना कुछ कहे मुझे सोने दे रहे हो। और बस उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भले ही अभी कितनी भी नींद आने की बात करती, पर वह तो तभी उसे अपनी बाहों में भरकर सोता जब तक अपनी इच्छा पूरी न कर लेता। इस झगड़े के बारे में उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह अभी का दिल नहीं दुखाएगा। वह जो भी कहेगी उसकी हर बात मानेगा, अपनी इच्छाओं और चाहतों को पीछे छोड़कर बस उसे खुश रखने की कोशिश करेगा। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अभी तो आपने ही कहा कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मुझ में बदलाव आ गया है। और अब देखिए, आप ही हर चीज़ में इतना सोच रहे हैं, जैसे मुझसे कुछ भी छीनना नहीं चाहते। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए सोचते हैं, पर क्या इतना ज़्यादा सोचना सही है? अगर आप अपनी खुशियों और इच्छाओं को मुझसे छुपा लेंगे तो क्या सच में हम खुश रह पाएंगे? आप मुझे दुखी न करने के लिए खुद को दुखी करेंगे तो क्या उससे हमारी खुशियाँ बच पाएंगी? अगर आप अपनी इच्छाओं को मारते जाएंगे तो चाहे आज नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन मुझे ये ज़रूर लगेगा कि आपके दिल में मेरे लिए अब वो पहले जैसा प्यार नहीं है। फिर चाहे आप मेरे लिए कितना भी कुछ क्यों न करें, मेरे मन में यही सवाल उठेगा कि आप बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर तभी आदित्य को अभी की भावनाएं समझ आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ये आदतें अभी को इस तरह कचोट रही थी। क्या ये दूरी मुझे यूं ही तरपाती रहेगी? नहीं, ये तो एक और जुदाई जैसा एहसास है। हे भगवान, वही अभी के दिल में उसकी ईमानदारी और फैसले को लेकर और भी प्यार उमड़ आया। वह उसकी परवाह करता है, ये एहसास उसे और करीब ले आया। सॉरी अभी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी भी बात से तकलीफ नहीं दूंगा, साथ ही अब अपनी भावनाओं और अपने प्यार को तुमसे छुपाऊंगा भी नहीं। इतना कहकर आदित्य ने अभी को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके होठों को चूम लिया। यह एक लंबा डीप किस था जो धीरे धीरे समाप्त हुआ और फिर वहाँ शब्दों की कोई जगह नहीं रही। उसके होठों से हटकर उसने उसके चेहरे पर जगह जगह सॉफ्ट किस किए, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उसकी गर्दन पर किस किया और सीधे वहाँ पहुँच गया जहाँ उसकी धड़कन सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। वहाँ एक दो नहीं बल्कि लाखों किस उसने वहीं बरसा दिए। बाकी हर जगह को छूने पर संकोच करने वाली वह इस जगह पर पड़े इन किस को लेकर ना तो डरी और ना ही झिझकी, क्योंकि इन किस में ही वह खो गई थी, मदहोश हो गई थी। उसकी इस मदहोशी को देख उसने एक हल्का बाइट कर लिया। होश में आते ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों में देखा, फिर उसे पलट दिया और उसने सीने पर वैसा ही एक किस किया, हल्के से दांत करा दिए। और जैसे ही उसने ऐसा किया, आदि ने भी वही दोहराना चाहा। अब बारी थी अभी की। दोनों के बीच फिर से एक जंग छिड़ गई। यह कोई क्रोध की लड़ाई नहीं थी, यह वासना की, प्रेम की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो उनके जीवन भर चलती रहेगी। वह उसके लाल पड़े गालों को देखता रहा, फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आदि ने उसे इस कदर बांध लिया कि उसके माथे से लेकर पैरों तक वो उसके प्रेम में लालिमा से रंग गई। कई दिनों बाद उनका यह मिलन हुआ था, लेकिन यह मिलन पहले जैसा नहीं था। यह कुछ अलग था, कुछ नया। इस प्रेम भरी लड़ाई ने उनके बीच के प्यार को और भी गहरा कर दिया था, और यही वजह थी
इस खूबसूरत मिलन की अपने हर स्पर्श से उसने उसकी आत्मा तक को प्रेम से सराबोर कर दिया। जब यह मधुर मिलन खत्म हुआ तो उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में झांका और उसकी आंखों में भी वही भाव थे, पर इस बार आदि ने फिर से अभी को पलट दिया। लेकिन इस बार वह कोमलता छोड़ चुका था। इस बार उसमें एक प्रबल जुनून था। कोमलता उसकी प्रेमिका के लिए थी और यह उग्रता उसके भीतर छिपे मर्द के लिए। यही तो थे वे दोनों, हर चीज़ में एक दूसरे के विपरीत, फिर भी एक दूसरे में पूर्ण। वे बिना हार माने बार बार प्यार में खोए रहे। अभी आदि की छाती पर सिर रखे सो रही थी। जब सूरज की रोशनी में उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र उसके द्वारा छोड़े गए दांत के निशान पर पड़ी, जो उसके सीने पर साफ दिखाई दे रहा था। इसे देखकर वह शर्मा गई और हंस पड़ी। उसने उस निशान पर हल्के से किस किया और फिर इधर उधर देखने लगी। पहले तो उसे अपनी जगह पहचानने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर अचानक उसे एहसास हुआ यह तो उसके पापा का घर है। आनन फानन में उसने घड़ी की ओर देखा। 11 बज चुके थे। अभी घबराकर उठने ही वाली थी कि बगल में सो रहे आदि ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे जाने ही नहीं देना चाहता हो। उसकी खींचतान में वह एक बार फिर उसी के ऊपर गिर पड़ी। जब उसने उसकी ओर देखा तो आदि अभी भी गहरी नींद में था। वह पहले से ही घबराई हुई थी। झुंझलाकर उसने उसके गाल पर हल्का सा काट लिया। आदि दर्द से चिल्लाया, क्यों काट रही हो यार? रात का दिया हुआ प्यार काफ़ी नहीं था क्या? उसने नाराज़गी से उसे घूरते हुए कहा। अरे दया, समय देखो, 11 बज गए। नीचे पापा, माँ और कायलू होंगे। अगर मैं अब नीचे गई तो वे क्या सोचेंगे? पहले ही देर हो गई है और आप तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए काट लिया। ये सब आपकी गलती है। अगर आपने मुझे जल्दी सोने दिया होता तो ये सब नहीं होता। अब नीचे जाना कितना अजीब लगेगा, उसने झल्लाते हुए कहा। तुम मत जाओ, आदि ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। क्या मतलब मत जाओ? जब रात में आप कह रहे थे कि सो जाओ तब तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। अब जब आपका काम पूरा हो गया तो कह रहे हो मत जाओ। उसने आदि की छाती पर हल्के से मुक्के मारे और फिर अपनी गर्दन पर बने निशान दिखाते हुए बोली, देखो यह कैसे काटा है आपने। लेकिन आदि ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे गोद में उठा लिया और बाथरूम की ओर बढ़ गया। अब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। और बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। आदि के साथ 1 घंटे तक बाथरूम में झगड़ा करने वाली अभी जल्दी जल्दी नीचे आई तो उसका स्वागत करने के लिए केवल खाली घर ही था। घर में कोई भी नहीं दिख रहा था। ये क्या हो रहा है? वो चारों ओर देखने लगी। उसके पीछे आए आदि ने भी इधर उधर नजरें दौड़ाई। टेबल पर कुछ खाने पीने की चीज़ों के साथ एक चिट्ठी रखी थी। अभी ने वो चिट्ठी उठाकर पढ़नी शुरू की। अभी पापा को सुबह सुबह दुकान जाना था, कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो 4 बजे ही निकल गए। मैं और कायल तो यूं ही घर पर थे। कल जब तुम चर्च से लौटे तब कायल बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं उसे बच्चों से मिलने ले गई। तुम दोनों के लिए ज़रूरी चीज़ें बनाकर रख दी है, सब कुछ हॉट बॉक्स में है। खाकर आराम करना, हम लोग शाम तक लौट आएंगे। गुस्सा मत करना। यह पढ़ते ही अभी ने राहत की सांस ली और आदि ने भी। इतनी देर तक सोकर उठने के बाद घर में किसी को न पाकर उसे डर लग रहा था। खासकर कायल के सामने इस तरह देर तक सोना उसे असहज महसूस करा रहा था। आदि को भी यही लग रहा था। अपने परिवार के सामने ये बात कुछ और होती, लेकिन कायल के सामने ये उसकी पहली बार की स्थिति थी। और फिर कायल जो बहन जैसी है, उसके सामने इस हालत में आना आदि को भी थोड़ा झिझक हो रही थी। शायद यही सोचकर घर के बाकी लोग निकल चुके थे। ठीक है दया, चलो खाना खाते हैं, माँ ने पका कर रखा होगा, देखती हूँ गर्म है या नहीं। कहते हुए वो खाने की चीज़ें देखने लगी, लेकिन तभी पीछे से आदि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका चेहरा अपने कंधे पर छुपा लिया। क्या है दया, भूख नहीं लगी क्या? चलो खाना खाते हैं, आदि ने मुस्कुराकर कहा। मुझे भूख से बढ़कर कुछ और लग रहा है, अब मैं क्या करूं? आदि ने हल्की शिकायत भरे अंदाज में कहा।
करो करो, इतनी देर तक जो सोए पड़े थे वो काफ़ी नहीं है क्या? अब चुपचाप बैठो, कहते हुए अभी ने उसे कुर्सी पर बैठा दिया। सब कुछ गर्म है, रुको मैं परोस देती हूँ। वो प्यार से खाने की थाली सजाने लगी, लेकिन आदि ने अब भी खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। आदि ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और गोद में बैठा लिया। तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी तभी खाऊंगा। खिलाना है, ठीक है, पर इसके लिए मुझे अपनी गोद में क्यों बिठाया है? बस ऐसे ही अब बैठी रहो और खिलाओ। आदि ने उसे और करीब खींच लिया। इसी तरह कैसे खिलाऊं? उसने झिझकते हुए पूछा। आदि ने धीरे से उसके हाथ से खाना लिया, उसे उसके होठों के पास ले गया और फिर वही कौर खुद खा लिया। इस तरह खिलाना होता है, समझी या फिर से समझाऊं? आदि ने फिर वही शरारती मुस्कान के साथ पूछा, जैसे एक बार फिर दोहराने को तैयार हो। अभी प्यार से उसके सीने पर हल्की सी थपकी दी। कहा, जाओ दया, खुद खा लीजिए। ओह, क्या तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से तुम्हें इस तरह बाहों में भरने की ख्वाहिश कर रहा था, लेकिन हमारे घर पर यह सब मुमकिन नहीं है। दादी, मम्मी, पापा और खासकर अदिति भी है। उनके सामने ऐसा रहना क्या ठीक होगा? इसलिए ही मैं थोड़ा शरीफ लड़की की तरह बर्ताव कर रहा था, पर इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं मूर्ख हूँ। तुम सोच रही हो ना कि मुझे कुछ नहीं पता। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अरे दया, वो तो रात को मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था। आप इसे इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो? और वैसे भी सब कुछ पता है, इसलिए तो कल रात आपने मुझे वो सब दिखाया ना। फिर अब ये क्या खेल है? कल रात की मुलाकात के दौरान जब उसने कुछ कहा तो जवाब में उसने ऐसे अभिनय किया जैसे उसे कुछ भी पता न हो, लेकिन आज पूरे दिन वो उसी का अनुभव करने वाली थी। जब उसने मना किया कि ये मुमकिन नहीं है, तब उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसकी उंगलियों और होठों को अपने होठों से महसूस करते हुए उसने प्यार से उसे खाना खिलाया और फिर खुद भी खा लिया। इसके बाद अभी ने भी उसे खिलाया। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उन्होंने इससे पहले कभी घर में इस तरह अकेले समय नहीं बिताया था। यह अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। चलो टीवी देख लेते हैं, कहते हुए वे सोफे पर बैठ गए। थोड़ी दूर बैठी हुई अभी को उसने अपनी ओर खींचा और करीब बैठ गया। ठंड में उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसे प्यार से थामे हुए वे साथ में मूवी देखने लगे। पूरी रात की थकान के कारण अभी आदि के सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सो गई। वो उसे निहारता रहा, पलकें झपकाना भी भूल गया। बस उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रहा। अच्छी नींद के बाद जब उसने आंखें खोली तो पहले उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। चारों ओर नज़र दौड़ाने के बाद उसकी नज़र उसी पर पड़ी जो लगातार उसे देख रहा था। क्या है दया, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं कितना लकी हूँ तुम्हारी जैसी वाइफ मिलने के लिए? दया, ये क्या बर्फ़ जैसा ठंडा मजाक कर रहे हो? इतनी ठंड में अगर आपने बर्फ़ जैसी बातें की तो मुझे बुखार आ जाएगा। कुछ मत बोलो, मैं किचन में जाकर खाना बनाती हूँ, कहकर जैसे ही वो उठने लगी उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये सब मेरे साथ होगा। शादी तक करने का मन नहीं था मुझे लगा ही नहीं था कि मेरी शादी होगी, और अगर हो भी गई तो क्या कभी ऐसा होगा कि कोई इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि मैं हर पल को जी भर कर जीऊँगा, हर लम्हे को एक यादगार पल की तरह महसूस करूँगा, तो मैं कभी यकीन नहीं करता। लेकिन तुमने वो ज़िंदगी मुझे दी है जिसका मैं कभी सपना भी नहीं देख सकता था। अगर देखा जाए तो असल में लक्की तो मैं हूँ। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरी शादी होगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे कोई शादी करेगा, लेकिन आपने मुझे वो सब दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमसे बढ़कर कोई और नहीं है। तुम्हारी एक झलक देखकर तो आसमान भी संकुचित हो जाएगा, धीरे धीरे सिमट जाएगा। तुम्हारी जैसी कोई और हो ही नहीं सकती। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे आसमान को भी छोटा कर दिया। कहते कहते
उसने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और वो खुशी से मुस्कुराने लगा। फिर आदि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके चेहरे पर जगह जगह प्यार भरे किस किए और अपने प्रेम को शब्दों से जताया। इसके बाद दोनों ने साथ में हंसी खुशी दोपहर का खाना खाया, कभी प्यार भरी नज़रों से तो कभी मस्ती मजाक में एक दूसरे को चिढ़ाते रहे। फिर उनका प्रेम का युद्ध भी जारी रहा, प्यार भरी छेड़छाड़ और मीठी शरारतों का सिलसिला। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। इन 2 दिनों में आदि उस घर का एक अहम हिस्सा बन गया। अब तो आदि को भी वहाँ इतना अपनापन महसूस हुआ कि उसने मन ही मन तय कर लिया, कम से कम साल में एक बार तो यहाँ आकर कुछ दिन जरूर बिताऊंगा। दोनों ने सभी से विदा ली और फिर अपने घर की ओर निकल पड़े। इस बीच कौशिक अपनी माँ को साथ लेकर आदि के घर पहुँच गया, हाथ में पारंपरिक थाल लिए हुए जो शुभ अवसरों पर प्रयोग किया जाता है। अभी घर लौट आई और उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया। अभी ने यह भी कहा कि आदि ने चर्च के बच्चों के लिए हर संभव मदद करने की सहमति दी है और यह भी बताया कि उन्होंने यह सब उसके नाम से करने को कहा है। देखो माँ, मुझसे ये सब कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? दूसरों से ज़्यादा तुम इसे अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ये सब तुम्हें अच्छे से पता है। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी। उन्हीं बच्चों की बदौलत तो हमें इतनी प्यारी बहू मिली है, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी मदद करना ही उनका धन्यवाद करने जैसा होगा। बस तुम हिम्मत रखो और कर लो। अगर कुछ चाहिए हो तो हमसे कहना। ठीक है माँ। भाभी, वहाँ कितने बच्चे हैं? वहाँ करीब 200 से 250 बच्चे हैं। ओह भाभी, आपकी बातें सुनकर मुझे भी वहाँ जाने का मन कर रहा है। अगली बार जब आप जाएंगी तो मुझे भी साथ ले चलेंगी। तो अनु ने कहा, मैं भी चलूँगी अभी। फिर जब तुम्हारा बच्चा होगा तब हम सब साथ चलेंगे। ये कहते हुए तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। जबकि पुरुष बिजनेस की बातें कर रहे थे, तभी कौशिक अपनी माँ को घर के अंदर ले आया। उनकी माँ के हाथ में थाली रखी हुई थी। आजा कौशिक, आजा वल्ली, अब घर आने का रास्ता मिल गया क्या? दादी ने घर आए मेहमानों का स्वागत किया। ऐसा कुछ नहीं अम्मा, आप कैसी है? बड़े बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे। अभी की नज़रें अनु के साथ उस थाली पर टिकी थी जो वल्ली अपने साथ लाई थी। अदिति की प्रेम कहानी के बारे में अनु को भी पता था। अदिति, अभी और अनु अब अच्छी सहेलियां बन चुकी थी, इसलिए उनके बीच अब कोई पर्दा या छुपाव नहीं था। इसलिए अभी और अनु ने सोचा कि कौशिक और उसकी माँ वल्ली अदिति का रिश्ता मांगने ही आए हैं। इस ख्याल से वे दोनों खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद दादी ने ही विषय छेड़ा, तो वल्ली इस तांबुल थाली के साथ आई हो। क्या बात है? सब कुछ शुभ ही है अम्मा। आदि बेटा, कौशिक तो ये बात पहले तुम्हें ही बताना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया, उसके लिए माफ़ करना। जैसे ही ये सुना, अभी और अनु ने मन ही मन मान लिया कि बात कौशिक और अदिति की शादी की ही हो रही है। उन्हें लगा कि कौशिक ने अपनी माँ को इसलिए साथ लाया है क्योंकि वह अपनी माँ के जरिए बात आगे बढ़ाना चाहता है। ये सोचते हुए कि अगर उसने खुद आदि को बताया होता तो आदि उसे गलत समझ लेता। अपने चेहरे पर खुशी और उत्साह छुपाए बिना वे दोनों अपनी सहेली अदिति के लिए बेहद खुश थी। वे सोच रही थी कि अदिति को उसकी मनचाही ज़िंदगी मिलने वाली है। तो आदि ने कहा, अरे आंटी, क्या क्या कह रही है आप? कौशिक, तू मुझसे बात करने में क्यों हिचकिचा रहा है? जो भी बात है सामने से सीधे बोलना चाहिए ना। मैं तुझ पर क्यों गुस्सा होने वाला हूँ? ये लड़का तो बस बेवजह सोचता रहता है। आंटी, आप बताइए क्या बात है? बात यह है बेटा, तुम जानते हो ना, हमारे घर में बस मैं और कौशिक ही है। कब तक ये अकेला ही रहेगा? कम से कम शादी करके बहू ले आए तो घर में खुशी आएगी, लेकिन ये तो किसी को पसंद ही नहीं करता। और मान लो अगर इसे किसी से प्यार हुआ भी है तो मैंने पूछा, उसने उसके लिए भी मना कर दिया। मैं जिन लड़कियों को देखने जाती उन सबको वो बिना वजह नकार देता। आखिर में तो मैंने मिन्नतें की, खुशामद की और किसी तरह शादी के लिए रिश्ता तय करवा ही लिया। अब एक लड़की मिली है,
दोनों के बीच अच्छी अनुकूलता है, कुंडली भी अच्छी तरह मेल खा गई। मैंने उसकी फ़ोटो इसे दिखाई। पता है क्या अजीब बात यह है कि जो लड़का हमेशा लड़कियों की तस्वीर देखने से मना करता था, उसने इस लड़की को देखते ही झट से हाँ कह दिया। मुझे लगा अगर अब और देर की तो फिर वो कोई बहाना बनाकर मना कर देगा, इसलिए मैंने झटपट उसी के लिए और उस लड़की के लिए शुक्रवार को सगाई तय कर ली। सबसे पहले तुम्हें ही बताने का सोचा था, लेकिन तुम ऊटी गए हुए थे और मैंने सोचा तुम और अभी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। अब जब अचानक आकर कह रहे हैं कि सगाई तय हो गई है, तो डर था कि तुम नाराज़ हो जाओगे, इसलिए मैं ही बात करने आ गई। अब बताओ तुम क्या कहते हो? इसमें बुरा क्या है? मैं भी तो यही चाहता था कि इसका जल्दी से घर बस जाए। अब बताओ लड़की का नाम क्या है? वो क्या करती है? कविता नाम है, आईटी में काम करती है। बहुत बढ़िया। कहते हुए आदि ने खुशी से कौशिक को गले लगा लिया। वही अनु और अभी जो ये बातें सुन रही थी, उनका दिमाग चकरा गया, लेकिन उनकी उलझन की असली वजह कुछ और थी। अदिति का चेहरा बिना किसी भाव के एकदम निर्विकार था, जैसे ये सब उससे बिल्कुल भी जुड़ा ना हो। कौशिक भी उसकी ओर एक नज़र डाल रहा था, मानो उसके चेहरे की भावनाएं पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी खामोशी ने जैसे कौशिक को भी बेचैन कर दिया। वल्ली ने थाली में सजी हुई सुपारी दादी को पकड़ाई और कहा, बहुत खुशी की बात है। अदिति तुम क्या देख रही हो? इसे अंदर रख दो। अदिति ने बिना कुछ कहे चुपचाप थाली ली और भीतर चली गई। हमने तो तय किया था कि अनु का गोद भराई गुरुवार को ही करेंगे। अभी ने झट से पूछा, अब ये कब तय हुआ? कल ही अनु की माँ और राजा यहाँ आए थे। अनु के गोद भराई को लेकर बात हुई थी। अब अनु 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है और यही सही समय है गोद भराई के लिए। अगर अभी नहीं किया तो फिर 9वें महीने में ही करना होगा। उस समय अनु को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए हमने सोचा कि अभी कर देना बेहतर होगा। आप लोग क्या कहते हो? नहीं दादी, अनु का अभी गोद भराई करना ठीक नहीं है। अच्छी बातों पर चर्चा हो रही है, ऐसे में अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए, दादी ने उसे डांटते हुए कहा। इससे अभी का चेहरा उतर गया। दादी सही कह रही है, अभी अनु को भी अपनी गोद भराई की इच्छा होगी और उसकी खुशी ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। गंगा ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अभी का चेहरा अब भी मुरझाया हुआ था। इतने में अनु जो अभी के पास आकर खड़ी थी, बोली, बेटा अपनी चाची से कह दो हम वहाँ जाकर ज़्यादा समय नहीं रुकने वाले। अभी ने तुरंत सिर उठाकर उसकी ओर देखा। हाँ तो क्या, गुरुवार शाम को जाएंगे और शुक्रवार सुबह वापस आ जाएंगे। अरे ये कैसे हो सकता है? गोद भराई के बाद तो डिलीवरी तक तुम्हें वहीं रहना होगा, वो भी तब जब तुम्हारी माँ का घर यहीं पास में है। जब भी ज़रूरत होगी हम लोग आकर तुम्हें देख सकते हैं। क्यों अभी, क्या तुम अपनी बहन को छोड़कर नहीं रह पाओगी? अगर ऐसा है तो तुम भी वहीं जाकर रुक जाओ, आखिर वो भी तो तुम्हारी माँ का घर है, कौन मना करेगा? और फिर जब तुम्हारी गोद भराई होगी तब भी तो तुम्हें वहीं जाना होगा। ओह माँ, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी माँ को लेकर कुछ मत बोलिए, फिर क्यों बार बार ऐसी बातें कर रही है? सॉरी अभी, तेरी माँ के बारे में बिना सोचे समझे बोल दिया। कोई बात नहीं माँ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर अनु वहाँ जाना चाहती है तो बेझिझक जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कुछ भी कह ले अभी, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने खुद कहा है कि गोद भराई के बाद मुझे यहीं रुकना चाहिए। वहाँ जगह भी कम है और एक ही इंसान सबका ध्यान कैसे रखेगा? वे ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए गोद भराई के बाद बस औपचारिकता के लिए एक दिन वहाँ जाकर लौट आना होगा, फिर वापस यहीं आ जाना है। मेरी मदद के लिए वे लोग भी यहीं आ जाएंगे और जब बच्चा होगा तब भी वे यहीं रहेंगे। ये सुनते ही अभी ने गंगा की ओर देखा। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? माँ ने चाहे जो भी कहा हो, हम अनु को अकेले वहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? और तुम भी उसे अकेले छोड़कर नहीं रह पाओगी, ये मुझे पता है, इसलिए उन्होंने जो भी कहा मैंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन राजा तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसने वादा किया है कि वो बड़े भाई होने के नाते जो भी करना चाहिए वो सब करेगा।
सच कहूँ तो उसने कल सुबह अदिति को भी यही बात कही थी। शायद इसलिए ही हम सब ने मिलकर सहमति दे दी। कौशिक का चेहरा यह सुनकर थोड़ा कठोर हो गया, जबकि अभी को कुछ राहत महसूस हुई। पर अनु को अपनी माँ के यहीं रहने के फैसले से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। राजा हमेशा ऐसा ही है, बाहर से कठोर लगता है लेकिन अंदर से उतना ही ज़्यादा प्यार करने वाला है। उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, खासकर जब बात मेरी और उसकी बहन की हो तो वो कुछ भी कर सकता है। बचपन से उसने मेरी देखभाल की है, लेकिन अभी वो तुम्हारी तरह मुझसे खुलकर बात नहीं करता। यही बात मुझे तकलीफ़ देती है। अरे अनु, तुम भी ना, पता है जब उसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो बच्चे के लिए बहुत सारी तैयारियां भी कर ली है। ये सुनते ही अनु की आंखें खुशी से भर आई। बातचीत खत्म होते ही कौशिक अपनी माँ के साथ घर लौट गया और बाकी लोग भी अपने अपने काम में लग गए। अदिति को अकेले में ले जाया गया। क्यों भाभी, ऐसे अचानक क्यों ले जा रही हो? अभी और अनु ने हैरानी से पूछा। क्यों, यहाँ इतना कुछ हो गया फिर भी तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदला? यहाँ आने के बाद भी तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ? तुम्हें सच में कुछ महसूस नहीं हो रहा? मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, हमें अच्छी तरह पता है कि तुम कौशिक को कितना चाहती हो। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब भैया आकर अपनी सगाई की बात बता गए तुमने कुछ महसूस ही नहीं किया। ऐसे कैसे तुम इतनी सामान्य बनी रह सकती हो? क्या हुआ अदिति, क्यों तुम इस तरह बर्ताव कर रही हो? सच सच बताओ। दोनों ने मिलकर उसे झकझोर दिया और अब तक रोके हुए आंसू अब बाहर आने लगे। सब खत्म हो गया भाभी, मेरा प्यार तो कल ही मर गया। मैं उसे भूलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। अब वो किसी और लड़की का हो चुका है। भला अब मैं क्यों किसी ऐसे इंसान के लिए तरसूं जो किसी और का है? जिस तरह उसने कहा कि मेरे परिवार ने मुझे गलत तरीके से पाला है और मैं दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखती हूँ, अब मैं उन बातों को ही सच मानकर जी रही हूँ। कम से कम अब वो खुश तो रहेगा, यही बहुत है। अदिति की बातें सुनकर दोनों अवाक रह गए। अदिति सड़क के किनारे खड़ी थी। उसी रास्ते से राजा गुजरा और उसे देखकर अपनी गाड़ी रोक दी। हाय अदिति। हाय राजा, यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी शॉपिंग करने आई थी, एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। और आप? अभी अभी ड्यूटी खत्म हुई है इसलिए घर जा रहा हूँ। ओह, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, यहाँ अकेले खड़े रहना थोड़ा अजीब लग रहा है। बस सोच रही थी कि जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती तब तक आप मेरे साथ रुक सकते हैं, लेकिन आपने अभी ड्यूटी खत्म की है, शायद घर जाकर आराम करना चाहेंगे। कोई बात नहीं, आप जाइए। अरे इसमें क्या है, मैं तुम्हारी फ्रेंड के आने तक यहीं रुक सकता हूँ। लेकिन यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं लग रहा। मेरा सिर भी थोड़ा दर्द कर रहा है। सामने वाली दुकान में चलकर कॉफ़ी पीते हैं, चलोगी? ठीक है चलिए। दोनों ने अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर की और इंतज़ार करने लगे। फिर तुम्हारा प्यार कैसा चल रहा है? वो सब अच्छा ही चल रहा है। इतना कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देखो जी, कायल का नाम लेते ही भाई को शर्म आ रही है। अरे वाह, पुलिस वाले भी शर्माते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही उसने चिढ़ाया, राजा ने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया और उसके सिर पर प्यार से थपकी दी। उसी समय उस कॉफ़ी शॉप में कौशिक अंदर आया। उनकी ओर देखते हुए वो जिस टेबल पर बैठे थे उससे थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ अदिति पर टिकी रही। भले ही वो उनकी बातें न सुन सका, मगर उनकी हंसी, इशारे और एक दूसरे की छेड़खानी ने उसके दिल में जलन की आग भड़का दी। तो भाई फिर शादी कब है? अभी घर पर बात करनी है। मेरी माँ इतनी आसानी से हाँ नहीं कहेगी, इसलिए तो वो हमें अलग करने का प्लान बना रही है। भाई मैं कुछ कहूँ तो बुरा मत मानना। आपकी माँ को लगता है कि कायल अमीर घर की लड़की नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन अगर उन्हें पता चले कि कायल के पापा मिनिस्टर है तो वो आपकी लव स्टोरी को भी हाँ कर देंगी, है ना? तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन कायल को उसके पापा के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर जब से वो समस्या खड़ी हुई है। और अगर मैं उसकी शादी के लिए उनके बारे में बात करने लगूँ तो वो कहेगी कि ऐसी शादी उसे नहीं चाहिए।
इसलिए कुछ और करना पड़ेगा। खैर कौशिक क्या कर रहा है? उसने कुछ नहीं कहा, अभी भी पहले जैसा ही है। पता नहीं कब वो मुझे और मेरे प्यार को समझेगा। कहते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। दूर बैठे कौशिक ने ये सब देखा और उसके अंदर क्रोध की आग भड़क उठी। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्से का साफ असर दिखने लगा। कुछ देर बाद जब वो थोड़ी संभली और राजा की ओर देखकर मुस्कुराई, तब भी कौशिक की आंखों में वही जलन बनी रही। ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर आता हूँ इस बारे में बात करने के लिए। किस बारे में भाई? तुम्हारे प्यार के बारे में बात करने के लिए, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे प्यार के बारे में बताने। फिर सीधे मैं, तुम्हारे भाई और सब लोग मिलकर कौशिक से बात करेंगे। अगर वो मान गया तो शांति से शादी हो जाएगी, और अगर नहीं माना तो उसे उठाकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। कैसा लगा प्लान? ओके है ना? अरे नहीं भाई, ये सब मत करिए, किसी को ज़बरदस्ती मनवा कर। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे प्यार करे और मुझसे शादी करे, इसलिए प्लीज़ आप घर आकर ये सब बात मत कीजिए। घर आकर क्या, मैं अभी बात कर लेता हूँ। देखो वहाँ तुम्हारा आदमी बैठा है, अभी जाकर पूछता हूँ। अरे कौशिक, अदिति तुमसे प्यार करती है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? बोलूँ? इतना कहकर जैसे ही राजा उठने लगा, अदिति ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों से प्लीज़ मत करो की गुजारिश की। कौशिक जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस शांत बैठा रहा। भाई प्लीज़ कुछ भी मत कहिए, मैं खुद संभाल लूँगी। तुमसे कुछ नहीं होगा। इतने दिनों से तुम कुछ कह ही नहीं पाई, इसलिए बात यहाँ तक आ गई। अब तुम्हारे लिए मैं ही जाकर बात करूँगा। नो भाई, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, फिर तुम खुद ही जाकर उससे बात करो, राजा ने कहा और खड़ा हो गया। अदिति धीरे धीरे कौशिक की तरफ बढ़ी। राजा दरवाजे के पास पहुंचकर पलटा और कहा, अदिति, मैं तो पक्का आज शाम को तुम्हारे घर आऊँगा और बात करके कहूँगा, तैयार रहना। वो मुस्कुराई और बोली, मैं बात करूँगी। और फिर वो कौशिक की तरफ मुड़ी। हाय कौशिक, कब आए? वहाँ हमारे साथ बैठ सकते थे ना, तुम्हारी मीठी बातें सुनने के लिए। उसने दांत भींचते हुए कहा। कौशिक, उसने शांत स्वर में पुकारा। क्या तुम वाकई लड़की हो? इतने समय तक उसके साथ हंसती बोलती रही और अब मेरे सामने दांत दिखा रही हो। शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें वो पसंद था तो उसके साथ चली जाती ना। वैसे भी तुम्हारे घर वाले तो यही चाहते हैं। वो खुद भी कह रहा है कि उसने घर पर बात की है, फिर यहाँ आकर मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत है? नहीं कौशिक, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, बात मत करो। किस तरह के परिवार में पली बढ़ी हो तुम, इतनी गिर चुकी हो। तुम मेरी दोस्त की बहन हो, इस बात का भी लिहाज नहीं किया। क्या तुम्हें पता है वो कितना परफेक्ट है? आदि ने आज तक किसी और लड़की को नज़र उठाकर तक नहीं देखा, और तुम देखो, अब ये दोहरा खेल बंद कर दो अभी, और इसी वक्त इसे ख़त्म करो। मेरी शादी पक्की हो चुकी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आदित्य के आने के बाद हम खुद आकर तुम्हें बताएंगे। यही है मेरी मंगेतर। उसने अपने फ़ोन में सेव की गई लड़की की तस्वीर दिखाई। कौशिक की बातों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसके आखिरी शब्दों ने मानो उसकी आत्मा को कुचल दिया था। वो पुतले की तरह वहीं खड़ी रह गई और कौशिक उसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला गया। फिर उसकी सहेली ही उसे सहारा देकर वहाँ से ले गई। ये सब सुनकर अभी और अनु अस्तबद रह गई। कौशिक भैया ने ऐसा कहा, वो तो बहुत सॉफ्ट थे ना। कल इसी के लिए चुप थी क्या? कहना चाहिए था ना। नहीं भाभी, कल आप थकी हुई थी, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे भाई से बात करके उनसे भी बात करने को कहूँगी। इतना सुनकर अदिति ने अनु और अभी दोनों की हथेलियाँ पकड़कर अपने सिर पर रख ली। आप दोनों को इस बारे में भाई से या किसी और से एक भी शब्द नहीं कहना है, मेरी कसम है। ठीक है, और कुछ मत सोचो, जाकर आराम से सो जाओ। नहीं, आज हम तुम्हारे साथ ही सोएंगे, अनु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मेरी रगों में भी आदि का ही खून दौड़ता है ना? और फिर मैं आज दादी के साथ ही सोऊंगी। क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा? बहुत दर्द हुआ, उन्होंने मेरे बारे में गलत कहा, ये सहन नहीं हो रहा। लेकिन उनके ऐसा कहने की वजह तो मैं ही हूँ ना। अगर मैं अब जाकर उनसे बात करने लगूँ तो उनके शब्द सच साबित हो जाएंगे, है ना?
इसलिए अब मैं उनसे या किसी और से इस बारे में कभी बात नहीं करूँगी। प्लीज़ भाभी, आप भी इस बारे में कुछ मत कहिएगा, उसने कहा। अभी ने उसे गले लगा लिया, उसके माथे को चूमा और फिर दोनों अपने कमरे में चले गए। किसी से अदिति ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही चुपचाप सह पा रही थी, इसलिए उसने ज़्यादातर समय कौशिक के मिलने से बचना ही बेहतर समझा। फिर भी जब वे साथ होते तो वे अनु के गोद भराई के अलावा किसी और विषय पर बात नहीं करते थे। अदिति अकेले में रोकर अपना दिल हल्का कर लेती, लेकिन सबके सामने हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आती। उसकी इस हालत को देखकर उसकी दोनों सहेलियां बहुत दुखी थी। वे चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी और इस बेबसी ने उन्हें और भी परेशान कर रखा था। गोद भराई के लिए सजाए गए मंडप के सामने उनकी कार आकर रुकी। एक एक कर सभी लोग कार से उतरने लगे। आदि और अभी भी अपनी कार से बाहर आए। कार से उतरने के बाद सभी ने मंडप की भव्य सजावट को देखकर हैरानी जताई। परमेश्वरी ने तो मंडप की ओर देखकर ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे कोई खजाना देख लिया हो। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। यह देख राजा ने झेपते हुए अपने सिर पर हाथ मार लिया। फिर अनु की आरती उतारकर उसे अंदर ले जाया गया। उसके पीछे पीछे सभी लोग भीतर चले गए। आदि अपनी पत्नी के साथ जोड़ी बनाकर मंडप में दाखिल हुआ, मगर उसकी नज़रें सिर्फ अपनी प्रिय के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जैसे दुनिया में और कुछ भी मायने नहीं रखता। वह देखता रहा। मंडप में प्रवेश करते ही अभी को मंडप की फूलों की सजावट और मंच की भव्यता ने बहुत आकर्षित किया। वह बिना पलक झपकाए उसी ओर देखती रही। बहुत सुंदर है, उसके होठों ने बिना किसी जोर के धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन इतना साफ कि उसके पति के कानों तक पहुंच गया। वह उसके करीब झुककर बोला, इसमें क्या खास बात है? तुम भी प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर तुम्हारे बेबी शावर के लिए क्या क्या करूँगा देखना। मेरी पत्नी को जो भी मनचाहा चाहिए वो पूरा करने का काम तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा, लगता है, उसने आंख मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो लजा गई। अपने हाथ के कोहनी से उसके पेट पर हल्के से धक्का दिया और बोली, बात तो देखो जरा, सबके सामने इसी तरह बात करोगे क्या? जाओ जाकर अपना काम करो। यह कहकर वह मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इससे ठीक से नाराज भी नहीं हुआ जा सकता। कहते हुए उसने सिर खुजलाया और हंस दिया। फिर वह भी अपने काम में लग गया। अदिति और अभी अनु को तैयार करने में मदद कर रहे थे। परमेश्वरी अपने रिश्तेदारों के बीच गर्व से बातें कर रही थी। कौशिक अपनी माँ के साथ बेबी शावर में आया था। हर बार जब वो आता था तो उसके इर्द गिर्द अदिति होती थी, मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी नज़रें बार बार किसी को खोज रही थी, लेकिन उसकी तलाश का कोई जवाब नहीं मिला। उसे पता था कि कौशिक वहाँ है, फिर भी उसने उसकी ओर एक बार फिर देखने की कोशिश नहीं की। वहाँ जाने की जरूरत होने के बावजूद उसने दूसरों को भेज दिया और खुद उस ओर जाने से बचती रही। जब कौशिक ऐसा करता था तब भी उसका दिल कभी नहीं दुखता था, लेकिन आज जब वो ऐसा कर रही थी तो कौशिक का दिल जैसे सहम गया। उसने दिल को चोट पहुंचाई। अगर उसने इस बारे में पहले सोचा होता तो क्या वो आने वाली परेशानियों की सामना कर पाता? किसे किस्मत ने बख्शा है। अब अनु की गोद भराई की रस्म शुरू हो चुकी थी। लोग एक एक करके आ रहे थे, अनु की कलाई में चूड़ियाँ पहना रहे थे और अपने अपने उपहार दे रहे थे, लेकिन अक्षय ने साफ कह दिया था कि वह अनु के पास नहीं बैठेगा। उसका कारण था, वह नहीं चाहता था कि कोई उसके भाई के बारे में बुरा बोले, और शायद बाकी सब भी ये बात समझ गए थे, इसलिए चुपचाप खड़े थे। परंतु परमेश्वरी जो जानबूझकर आदि और अभी को अपमानित करने के मौके की तलाश में थी, उसने अक्षय को जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। मुझे ये पसंद नहीं है अम्मा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। शादी में स्टेज पर बैठना ही बहुत बड़ी बात थी, ऊपर से मेरे दोस्त भी आए हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो लोग यहाँ और किसी को जानते तक नहीं, आप लोग ही संभाल लीजिए, कहकर अक्षय वहाँ से चला गया। अब बारी अभी की थी। उसे अनु की कलाई में चूड़ियाँ पहनानी थी, लेकिन वह असमंजस में थी। अगर किसी ने कुछ कह दिया, अगर किसी ने इस शुभ अवसर को झगड़े में बदल दिया तो क्या होगा? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे।
तभी आदि उसके पास आया। उसने अभी को एक डिब्बा थमाया। अभी ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें सुंदर चूड़ियाँ थी जो कीमती लग रही थी। आदि ने अपनी आंखों से इशारा किया, पहनाओ, और फिर वह वहीं खड़ा हो गया, हाथ पीछे बांधे, उसके ठीक पीछे। उसकी नज़रें वहाँ खड़े हर शख्स पर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, एक चुनौती झलक रही थी। कोई मेरी पत्नी के बारे में कुछ बोलकर तो देखे, मैं देखता हूँ। उसकी उस नज़र ने परमेश्वरी को भी थोड़ा डरा दिया। जब अपनी बहन के हाथों में हीरे के चूड़ियाँ पहनाते हुए उसने अपनी बहन के गाल पर प्यार से किस देकर और अपने भांजे को आशीर्वाद देते हुए अभी ने अपने चारों ओर की दुनिया को पूरी तरह भूल गई। यह देखकर उसके ससुराल वाले गर्व से भर उठे, जबकि मायके वालों के दिल में जलन की आग भड़क उठी। समारोह में आए सभी मेहमानों को 11 तरह के व्यंजन परोसे गए, वो भी उनकी पसंद के अनुसार। आदित्य के परिवार में खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, इसलिए इस बात पर सभी ने खास ध्यान रखा। धीरे धीरे समारोह की सभी रस्में पूरी हो गई और मेहमान एक एक करके विदा लेने लगे। अब मंडप में केवल आदित्य का परिवार, अनु का परिवार, कौशिक का परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदार ही बचे थे। अनु की विदाई के लिए शुभ मुहूर्त में अभी थोड़ा समय बाकी था, इसलिए सभी मंडप में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। हंसी खुशी के माहौल में तभी परमेश्वरी आकर बैठ गई। उसके आने का मतलब ही था कुछ न कुछ गड़बड़, इसलिए वहाँ बैठी सारी औरतें आपस में नज़रों ही नज़रों में कुछ बातें करने लगी। परमेश्वरी तेजी से अनु का हाथ पकड़कर बोली। उसकी आंखें भर आई। बहुत खुशी हो रही है, मेरी बेटी को इस रूप में देखकर दिल भर आया। सच में रानी जैसी लग रही है, कहकर उसने अपनी बेटी की नज़र भी उतारी। फिर वो अभी की ओर मुड़ी और बोली, पहले तो जब तक तुम ससुराल जाओगी तो मैं तुम्हारी नज़र उतारूंगी। यहाँ जितनी भी औरतें तुम्हें देख रही थी सब प्यार जताने का दिखावा कर रही थी, लेकिन असल में उनकी नज़रें जहरीली है। ऐसी नज़रें तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी बातों से आहत होकर अभी की आंखें भर आई, लेकिन आदित्य ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी विष्णु बोल पड़ा, हाँ आंटी, आप तो बस अनु दीदी को ही देखती रही, वो भी खासकर उनके गहनों को मैंने सब देखा। इसलिए छोटी मोटी नज़र ना उतारिए, बल्कि एक बड़ी सी कद्दू लाकर अच्छे से नज़र उतारिए, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप की नज़र सबसे ज़्यादा गहरी होती है। मेरी दादी ने यही कहा था। विष्णु की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी हंसी रोक ना सके, परंतु परमेश्वरी का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। आदित्य ने विष्णु की ओर देखा और आंखों ही आंखों में उसका धन्यवाद किया, जिसका विष्णु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कौशिक की नज़रें किसी और को ही तलाश रही थी। उसकी निगाहें बार बार उस शांत बैठी लड़की की ओर जा रही थी जो पूरे समय चुपचाप थी। इसी बीच राजा के फ़ोन पर कॉल आया और वह फ़ोन लेकर बाहर चला गया। तभी परमेश्वरी ने फिर से बात छेड़ दी, वैसे समधिनी, मैंने पहले ही राजा और अदिति की शादी के बारे में बात की थी, लेकिन अब तक आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। लड़के की उम्र भी बढ़ रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? उसके इस सवाल का जवाब किसी को समझ नहीं आ रहा था और पूरे मंडप में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इसी बीच सबकी नज़रों के सामने अदिति आ गई, वही कौशिक जो अब तक उसे ही देख रहा था, एकटक उसकी ओर देखता रह गया। क्या आप लोग इस कहानी को शुरू से सुन रहे हैं, यानी कि इस कहानी के पिछले सारे पार्ट सुन चुके हैं? तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि ये कहानी अब कितने पार्ट्स में ख़त्म होने वाली है और कमेंट्स करके बताइए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।